नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर राणा है और मैं एमडी स्वस्थवृत्त एंड योग में हूँ। पालमपुर सब डिवीज़न में कार्यरत हूँ। इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर आज मेरा जो टॉपिक है वो है प्राणायाम। तो आज मैं प्राणायाम के ऊपर अपना लेक्चर दे रहा हूँ। प्राणायाम का अगर हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि प्राणायाम है क्या, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आती है प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम। मतलब जो प्राण है जिसको कि इस संसार का बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। जैसे फिजिस्ट एनर्जी को बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं यूनिवर्स का, उसी तरह से जो हमारी क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जो यौगिक टेक्स्ट हैं, वो प्राण को कहते हैं। और अपनी साधारण भाषा में हम सांस लेने को भी प्राण कहते हैं, लेकिन वो प्राण ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला प्राण नहीं है। तो प्राणस्य आयामः इति प्राणायाम, जो इस पूरे संसार का और जो इस शरीर का जो लाइफ फोर्स है उसको एक्सटेंड करना या उसको कंट्रोल करने का जो विधि है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। होता क्या है कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, उसमें हमारे दो प्रोसेसेस लगते हैं, इनवॉलेंटरी एंड वॉलेंटरी प्रोसेसेस। इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और वॉलेंटरी हमारी विल से कंट्रोल होता है। तो जब हम विलफुली इनवॉलेंटरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं या श्वास को दीर्घ करते हैं या रोकते हैं, तो उस प्रोसेस का जो नाम है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। हमारे शरीर में प्राण की गति को स्टेबलाइज करना, उसको सुचारू रूप से चलाते रहना, और ये जो है हम डिफरेंट प्रकार के प्राणायामों से अचीव कर सकते हैं, जो कि मैं इस लेक्चर के आगे बताऊंगा। तो प्राणायाम करता क्या है बेसिकली, वो आपकी श्वास प्रश्वास की गति को स्लो करता है, आपके अंदर अवेयरनेस उत्पन्न करता है ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि हम जनरली ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए अवेयर नहीं होते हैं। और थर्ड, बैलेंस लाता है ब्रेथ में, आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच का बैलेंस उत्पन्न। इस स्लाइड में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रेथ का क्या रोल है। जिस जीव की, प्राणी की श्वास की गति जितनी अधिक होती है उसका लाइफ स्पैन उतना ही कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ये श्वास प्रश्वास की गति कम होती चलती है उसी तरह से लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है, साइंटिफिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब हमारी श्वास प्रश्वास की गति बहुत अधिक होती है तो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस की जो गति है वो अधिक होती है। कैटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, एनाबॉलिक भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन कैटाबॉलिक के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है हमारे जो लाइफ स्पैन है उसको डिक्रीज करता है। तो जिस जिस प्राणी में या जो व्यक्ति या योगीगण अपनी श्वास प्रश्वास की गति पे कंट्रोल कर लेते हैं और उसे धीमा कर देते हैं, उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। ये बात योगिक ग्रंथों में भी लिखी गई है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, इसके ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। प्राणायाम जो है अष्टांग योग में चौथे नंबर पे आता है और इसे मन, मस्तिष्क और शरीर की औषधि माना गया है। अब प्राणायाम को अगर हम देखें तो बेसिकली तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, तीन इसके भाग होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक होता है श्वास अंदर भरने की क्रिया को हम पूरक कहते हैं, दैट इज इनहेलेशन का प्रोसेस। अब जब आपने सांस अंदर ले ली तो अपनी क्षमता के अनुसार आप उसको अंदर कितनी देर रोक के रख सकते हैं, उसको कहते हैं हम आभ्यंतर कुंभक। सांस छोड़ने की क्रिया को कहते हैं हम रेचक क्रिया, और आप कितनी देर तक अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को बाहर रोक के रख सकते हैं उसको हम कहते हैं रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम के तीन मुख्यतः इसके प्रभाग कर दिए गए हैं। और आगे जाके प्राणायाम के 8 भेद और बताए गए हैं। बेसिकली ये कुंभक के भेद बताए गए हैं हमारे योग शास्त्र में, तो जिसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, शीतली, भ्रामरी, शीतकारी, मूर्छा और पलावनी, ये 8 प्रकार इसके बताए गए हैं। हम एक एक करके इन प्राणायामों के बारे में
विचार करेंगे और जन साधारण का इनके लिए क्या रोल है, उनके ऊपर इसका क्या फ़ायदा है, उसका भी हम इसमें चर्चा करेंगे। प्राणायाम करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम कैसे किया जाए। तो हठयोग प्रदीपिका की एक यह सूत्र है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवा। अगर प्राणायाम को ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का क्षय होता है, लेकिन अगर इसको अयुक्त रूप से किया जाए या सही तरीके से नहीं किया जाए तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आहार का। आपको जब भी प्राणायाम करना है तो कोशिश करनी है कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटा बाद या खाली पेट करना चाहिए। दूसरा, आपका स्थान कैसा है? साफ सुथरा होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए एरिया। आपका जो बैठने का पोस्चर है वो आप सुखासन में, सिद्धासन, पद्मासन इनमें बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखासन में बैठकर करना चाहिए। आपको जल्दबाजी में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़ोर से सांस नहीं लेनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए। मेंटल एटीट्यूड, आपका जो सत्व है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्रोध, लोभ, इस तरह की अगर आप भाव हैं और इनके साथ आप अगर प्राणायाम करने बैठ रहे हैं तो उसके वो मेडिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स, मोटे तौर पर प्राणायाम करने से पहले जो एक साधक को करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा, जो मैंने आपको प्राणायाम के तरीके बताए 8 अलग अलग, उसमें से सबसे प्रथम आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम और सबसे अधिक प्रचलित भी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का मतलब होता है, अनुलोम मतलब सांस लेना, विलोम मतलब सांस छोड़ना। तो सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। अब आप एक नासाद्वार से सांस ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं, तो इसको हम 6 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आधार पर इसको 6 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक है कि आप दोनों नासा छिद्रों का प्रयोग करें, दूसरा है कि आप सिंगल नोस्ट्रिल यूज़ करें, और तीसरा है अल्टरनेट, एक से ले रहे हैं एक से छोड़ रहे हैं। अब इसको हम समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा, आप दोनों नासा छिद्रों का प्रयोग करें, जिसको हम सुख प्राणायाम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों जो हमारे नासा छिद्र हैं उनसे सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। इसमें कोई हम नासा छिद्र को दबा नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं श्वास को, सीधा इनहेल एंड एक्सहेल कर दे रहे हैं। इसको कहते हैं हम सुख प्राणायाम। सबसे ज़्यादा सिंपल प्राणायाम है। अगर किसी को शुरुआत करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को करना है, जन साधारण को करना है, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं हम सुख प्राणायाम। इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ये स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसकी की बात मैंने एक पिछली स्लाइड में की थी, कि जिसकी श्वास की गति जितनी ज़्यादा होती है उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना ज़्यादा होता है और उसकी आयु की अवधि उतनी कम होती है। तो जो सुख प्राणायाम है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम करता है, हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी, हमारे फेफड़ों की क्षमता है उसको बढ़ाता है। आजकल कोविड के दौरान हमें यही तो चाहिए, वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना और अपने फेफड़ों को स्ट्रेंथन करना। तो ये है सुख प्राणायाम। दूसरा जो मेथड है उसमें हम एक नासा छिद्र का प्रयोग करेंगे, या तो राइट नासा छिद्र का या लेफ्ट नासा छिद्र का। अगर हम अपनी लेफ्ट वाली नासा छिद्र का प्रयोग करेंगे बाएं वाले का, तो उसको कहते हैं हम चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्योंकि चंद्र नाड़ी जो हमारे एक योग की कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो हमारी बाएं छिद्र नासा छिद्र से कंट्रोल होती है, और जो आपकी दाई नाड़ी है वो सूर्य छिद्र, जो दाया नासा छिद्र है वो सूर्य नाड़ी को कंट्रोल करता है। तो अब इसमें हम करते क्या हैं, जैसे अगर हम चंद्र अनुलोम विलोम की बात करें तो हम अपना जो राइट नोस्ट्रिल है, जो आपका दाया नासा छिद्र है, उसको बंद कर देंगे अपनी दाएं हाथ के अंगूठे से। ठीक है, या तो आप इसमें नासा मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, या सिंपल आप अपने अंगूठे से बंद कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और छोड़ेंगे। तो इसको कहते हैं हम चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसी तरह से है सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे।
उसको हम आभ्यंतर कुंभक अंदर रोक के रखेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और छोड़ेंगे, तो उसको कहते हैं सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसका फायदा क्या है? जो चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो बेसिकली आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और जो सूर्य अनुलोम विलोम है वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। तो जो सूर्य अनुलोम विलोम है बेसिकली वो कैटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाता है। तो उसका फ़ायदा क्या है एक जन साधारण के लिए? अगर कोई किसी को मोटापा है तो उसको सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रयोग अधिक करना चाहिए, और अगर कोई अंडर वेट है जिसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो उसे चंद्र अनुलोम विलोम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे रिसर्चेज हुई हैं जिसमें इसका फ़ायदा लोगों पे देखा गया है, और रिसर्च के बाद ये निकल के आया है कि यदि भार इन बढ़ाना है या मोटे लोगों को भार कम करना है तो इन दोनों का हम युक्तिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। और कितना प्रयोग करना है? इसके 27 राउंड हमें करने होते हैं। सांस लेना, रोक के रखना और छोड़ना, ये एक राउंड हुआ। तो इस तरह से जब 27 बार करेंगे सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम तो मोटे लोगों में वेट लॉस देखा गया है। तो प्राणायाम के दौरान हम वेट लॉस की फ़ायदा ले रहे हैं। उसी तरह से चंद्र अनुलोम विलोम का फ़ायदा है, अगर किसी का वेट नहीं बढ़ पा रहा है तो हम उसे चंद्र अनुलोम विलोम करने की सलाह देते हैं। और 27 राउंड्स किए जाएं दिन में 4 बार। 4 बार कब करना है? सुबह खाने से पहले, उसके बाद 11 बजे के करीब लंच से पहले, शाम को, और उसके बाद 4 बजे शाम को और रात को सोने से पहले। तो अगर 4 बार इनका प्रयोग लगातार 2 महीने तक किया जाए तो स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि वेट लॉस और वेट गेन होता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट देखा जाए तो ये हमारी नाड़ियों का शोधन करते हैं। तीसरा, जब इसमें हम दोनों नासा छिद्रों का प्रयोग करते हैं लेकिन एक के बाद दूसरे नासा छिद्र का, तो इसके भी 3 हैं: चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और नाड़ी शुद्धि, जिसका आजकल बहुत प्रचलन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम की। चंद्रभेदी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा लेफ्ट वाला नासा छिद्र है, बायां नासा छिद्र, वो हमारी चंद्र नाड़ी को इंगित करता है। तो जब हम अपने लेफ्ट वाले नासा छिद्र बाएं नासा छिद्र से श्वास लेते हैं, उसको अंदर रोक के रखते हैं और उसके पश्चात अपने दाएं नथुने से सांस को छोड़ते हैं, तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम का एक राउंड कहलाते हैं। दूसरा राउंड भी हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल बाईं नासा छिद्र से ही सांस लेंगे, उसको अंदर रोकेंगे और आपकी जो दायां वाला नासा छिद्र है उससे श्वास को बाहर निकालेंगे। इस क्रम में जब हम सांस ले रहे होते हैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से तो राइट नोस्ट्रिल को अपने दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करते हैं, और इस प्रकार से जब सांस अंदर भरते हैं और जब छोड़ना होता है तो हम दाएं नथुने को का जो अवरोध है उसको हटाते हैं और श्वास को बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। उसी प्रकार से सूर्यभेदी प्राणायाम है। सूर्यभेदी प्राणायाम में हमें करना क्या है कि आपका जो राइट नोस्ट्रिल है उससे सांस लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपने बंद करना है। तो जब श्वास लेना है उसको आपने अपने क्षमता के अनुसार अपने फेफड़ों में रोक के रखना है और दूसरी तरफ से निकाल देना है। तो इसको कहेंगे हम सूर्यभेदी प्राणायाम। इसी में तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों नासा छिद्रों का प्रयोग सम्यक रूप से होता है। जब सम्यक रूप से होता है तो हमारी ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं उनमें जो प्राण की गति अवरुद्ध हुई होती है उसकी शुद्धि होती है। इसलिए इसे जो हमारे योगा की टेक्स्ट हैं, क्लासिकल टेक्स्ट हैं, उसमें इसको इस प्रकार से कहा जाता है। तो नाड़ी शुद्धि का क्रम कैसा होता है? दाएं हाथ से हम नासा मुद्रा बनाते हैं। अगर नासा मुद्रा नहीं बना सकते हैं तो अपने अंगूठे और उंगली का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इसमें अपने बाएं नासा छिद्र से सांस लेंगे और दाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे। श्वास लेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार फेफड़ों में रोकेंगे और दाईं ओर से अपने श्वास को बाहर निकालेंगे। अब दाईं ओर से जब श्वास निकाला तो दाईं ओर से हम श्वास को ऊपर भरेंगे, क्षमता के अनुसार फेफड़ों में रोकेंगे और बाएं नथुने से बाहर निकाल देंगे। तो ये होता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अब इसका हम लाभ देखें तो इसके हमारे शरीर पे लाभ हैं, रोगों पे लाभ हैं और हमारे जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो भी हमें इसके मिलते हैं।
सबसे बढ़िया तो इसका जो फिजिकल बेनिफिट होता है वो होता है बैलेंस बिटवीन ईड़ा एंड पिंगला। जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत ये फ़ायदा देता है। इसलिए जिनको स्ट्रेस की कंडीशन है, न्यूरोटिक बिहेवियर जो दे रहे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उनके लिए सिर्फ 15 मिनट अगर इसे 2 बार दिन में किया जाए लगातार 1 महीने के लिए, तो इसके बहुत ही अच्छे लाभ साधक को मिलते हैं। जिनको हाई बीपी की दिक्कत है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको क्रॉनिक एलर्जी की कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, दमा की शिकायत है, उनके ऊपर इसका क्लिनिकल स्टडीज़ में बहुत बढ़िया इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। तीसरा बेनिफिट होता है इसका आपके ब्रेन पे। हमारे ब्रेन में राइट एंड लेफ्ट लोब्स होती हैं। जो आपकी राइट लोब है वो आपके आर्टिस्टिक वे को कंट्रोल करती हैं, और जो लेफ्ट है वो लॉजिकल पार्ट को कंट्रोल करती हैं। तो ये जो अनुलोम विलोम में जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है वो हमारे जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स हैं उनमें एक कंट्रोल लाता है, उनमें एक बैलेंस लाता है, जिसकी वजह से आईक्यू जो है अच्छा होता है। जो लोग लॉजिकल कामों में लगे हैं वो इसको करें, या जो आर्टिस्टिक फील्ड्स में हैं अगर वो भी इसे करें तो उनको इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगला हम आएंगे कपालभाति। कपालभाति बेसिकली एक प्राणायाम तो नहीं है, ये षट क्रियाओं में आता है, लेकिन इसके साधक को बहुत अधिक लाभ मिलता है और आजकल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचलन है, इसलिए मैंने इसे इस लेक्चर में इन्वॉल्व किया है। कपालभाति में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आप फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं। आप बहुत ज़ोर से अपने जो पेट है उसको अपनी पीठ की तरफ धकेल के जो आपका श्वास है उसको बाहर फेंकते हैं, लेकिन जो आपका सांस आता है वो विदाउट एफर्ट आता है नेगेटिव प्रेशर के कारण। तो ये जो प्रोसेस है इसको कपालभाति का प्रोसेस कहते हैं, और इससे जो आपका दिमाग है वो काफ़ी शांत होता है। तो कपालभाति का मतलब होता है जो दिमाग को चमका दे। तो हठ योगिक टेक्स्ट में कहा गया है जो जिस क्रिया को करने से हमारे ब्रेन हमारी मस्तिष्क है वो शांत होता है, वो जो क्रिया है वो कपालभाति कहलाती है। अगर हम कपालभाति के लाभ में देखें तो इसे कफ नाशिनी कहा गया है। मतलब अगर किसी को भी कफ के विकार हैं, हल्का फुल्का जैसे सर्दी खांसी या जुकाम हो रहा है, अगर वो इसको कपालभाति की क्रिया को करे तो कफ का नाश होता है और ये चीज़ ठीक होती है। मैंने पहले भी बताया कि मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। कपालभाति जो आपके सिर को चमका दे, मतलब बालों की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कफ नाशिनी है इसलिए मेद का भी नाश करता है, इसलिए वजन कम करने में भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। नेगेटिविटी को दूर करता है, सकारात्मक सोच लेके आता है। आप इसमें अपने पेट को ज़ोर से अपनी पीठ की तरफ धकेलते हैं, इसके कारण जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा होता है। तो जो पेट की बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। डायबिटीज़ में इसका बहुत बढ़िया रोल बताया गया है। कोलेस्ट्रॉल कम करने में इसका अच्छा रोल है, और चेहरे पे इससे चमक एवं कांति आती है। तो ये हैं कपालभाति के कुछ। इसका अगला प्राणायाम जो है इसी से मिलता जुलता है, जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं। जो आप श्वास है वो भी जोर से लेंगे, और जो सांस छोड़ेंगे वो भी पूरा जोर लगा के छोड़ेंगे, जैसे कि धोंकनी कार्य करती है। आप जैसे कि स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जोर से सांस लेंगे और जोर से ही सांस छोड़ेंगे। इस क्रिया को हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से कफ के साथ पित्त और वायु संबंधी जो 3 दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। आपकी जो आजकल जठराग्नि के रोग बहुत देखे गए हैं, हर किसी को प्रॉब्लम आती है कि उनकी एसिड पेप्सिन डिसऑर्डर है, हाजमा ठीक नहीं रहता, तो जिसकी भी पाचन क्रिया ठीक नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, उन रोगियों में या उन वो लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। शरीर में हमारी जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन का जो पूरा सिस्टम है वो इससे खुलता है और शरीर में फुर्ती आती है।
इसके पश्चात हम बताऊंगा मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें हम षणमुखी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। षणमुखी मुद्रा में क्या होता है कि आपके जो अंगूठे हैं वो आपके कानों के छिद्र को बंद करते हैं। आपकी दो हाथ आपकी उंगलियां जो हैं आंखों को ढकती है, और जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी आईब्रोज पे होती हैं। तो इस मुद्रा को हम षणमुखी मुद्रा कहते हैं। आपकी जो जीभ है वो आपके तालू को स्पर्श करती है, और आप फिर एक लंबा श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं तो आप अपनी जीवा को तालू से टच करते हैं और ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ओम की ध्वनि को उच्चारण करने से जो एक लय उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन जो उत्पन्न होती है, वो पूरी की पूरी जो हमारी क्रेनल कैविटी है उसमें रेजोनेट करती है। रेजोनेशन की वजह से जो हमारी ब्रेन में जो वेव्स होती हैं वो अल्फा बीटा गामा थीटा वेव्स, तो उसमें वो थीटा वेव्स की तरफ हमारी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। जब थीटा वेव्स आती हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता है। तो रिलैक्सेशन के लिए ये जो भ्रामरी प्राणायाम है बहुत ही बढ़िया है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये दिमाग को शांत करता है, आपके आईक्यू को बढ़ाता है। उसका इसलिए इसका प्रयोग जो है बच्चे कर सकते हैं, या जो लोग स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम कर रहे हैं वो इसका प्रयोग भ्रामरी प्राणायाम का कर सकते हैं। इसके अन्य लाभों में है चिंता, क्रोध व उत्तेजना से मुक्त करता है। सिर दर्द वगैरह अगर हो किसी को तो उसमें ये प्राणायाम करना लाभदायक बताया गया है। माइग्रेन के रोगियों में बहुत इसका लाभ बताया गया है। बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, उच्च रक्तचाप को सामान्य करता है, और ध्यान को बढ़ाता है, मन को शांत करता है। इसके पश्चात हम करेंगे शीतली प्राणायाम। ये जितने भी प्राणायाम हैं ये क्या कर रहे हैं, आपकी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, किसी भी साधक की अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। तो जब अवेयरनेस बढ़ती है तो हम चेतना के उच्च स्तरों पे बढ़ते हैं। प्राणमय कोश से मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की ओर बढ़ते चलते हैं। तो इसी क्रम में अगला जो हम प्राणायाम करते हैं वो होता है शीतली प्राणायाम। इसमें हम जीवा की आकृति, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, सी आकार की बनाते हैं, और इसमें श्वास भर के मुख से जोर से जब एक्सहेलेशन करते हैं, सी की आवाज़ से एक्सहेलेशन करते हैं, तो एक ठंडक का एहसास होता है। क्योंकि जब भी आपकी एयर आपकी जीवा से जब तेज़ गति से क्रॉस करती है तो जो उसमें हीट को सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर्स हैं उस पर सेंसरी एक्टिवेशन होती है और एक ठंडक का एहसास होता है। तो अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ती है। जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है वो इनवॉलेंटरी है, और हम योग के द्वारा क्या करते हैं कि अपनी चेतना का विकास करते हैं। चेतना का विकास होता है जब हमारी अवेयरनेस का विकास होता है, जब हम किसी चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, ये अवेयरनेस आती है। जैसा कि शीतली प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें अपने श्वास के करने का एहसास होता है, ठंडक होती है। तो क्या हो रहा है कि आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो चेतना के उच्च स्तर की ओर साधक जो है बढ़ता चलता है। अगर हम जन साधारण में इसका फ़ायदा देखें तो पित्त शामक इसका बहुत बढ़िया रोल बताया गया है। जिनको एसिडिटी की दिक्कत है वो लोग कर सकते हैं। जिनको स्किन के डिसऑर्डर्स हैं जो कि पित्त के ही रोगों में बताया गया है, उसके ऊपर इसका बहुत लाभ बताया गया है। गर्मियों के महीनों में इसे करना चाहिए। इसमें बस एक सावधानी ये है कि अगर किसी को सर्दी खांसी अगर उत्पन्न हो रही हो तो शुरू में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग वृद्धि की संभावना रहती है। इसके लाभ में जैसा कि मैंने पहले बताया, शरीर की जो गर्मी है जिसको कई लोग पेशेंट्स आके बताते हैं कि जी अंदर गर्मी फील हो रही है, उसके लिए तो ऐसे लोगों को हमें ये बताना चाहिए कि दिन में 2 बार 15-15 मिनट अगर किया जाए तो इसमें लाभ मिलता है। पित्त, क्योंकि ये पित्त का शमन करता है। सोने से पहले करें तो नींद अच्छी आती है, और एसिडिटी और रक्तचाप को कम करता है। इसी से अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने जो है मुख को खोलते हैं, दांतों को भींचते हैं, और जो अपनी जीवा है उसको नीचे के दांतों पे टच करते हैं, और फिर ब्रीद इन करते हैं। जब ब्रीद इन करते हैं तो इसमें भी जो आपकी वायु है आपकी जीवा की सतह को टच करते हुए जाती है, लेकिन एक लाइन में ना जाके होके एक सरफेस में जाती है। तो जो हमारी अवेयरनेस है वो लीनियर अवेयरनेस से हमारी सरफेसिक अवेयरनेस की तरफ जाती है।
फिर अपनी क्षमता के अनुसार हम अपने फेफड़ों में सांस को धारण करते हैं और नासा छिद्रों से छोड़ते हैं। तो इसको कहते हैं हम शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने से शुद्ध वायु का संचार शरीर में होता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, चेहरे को ये में कांति का विकास होता है। निरंतर अभ्यास से रात को नींद अच्छी आती है और पूरे दिन शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करना चाहूँगा। इन दो प्राणायामों के अलावा मूर्छा और प्लावनी भी दो प्राणायाम अतिरिक्त बताए गए हैं, लेकिन उनका रोल जन साधारण को ना होके योग साधना में अधिक है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में उन दो प्राणायाम को नहीं लिया है। धन्यवाद।